फ्रेंड्स, पॉलिटी की लास्ट वीडियो में मैंने आपको हमारे संविधान में जितने आर्टिकल हैं उसका पार्ट 1 कराया था कि पार्ट 1 में कितने आर्टिकल आते हैं। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 आता है। कौन सा आर्टिकल क्या कहता है ये मैंने कल वाली वीडियो में कराया था। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख लें ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आए। आज की इस वीडियो में मैं संविधान के आर्टिकल्स का जितने भी आर्टिकल हैं उनका पार्ट 2 यानी कि हमारे संविधान का भाग 2 करवाने जा रही हूँ, जिसमें कितने आर्टिकल है फ्रेंड्स, आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 के अंदर आते हैं। और इसमें पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में यानी कि नागरिकता के बारे में है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ल्ड में यानी कि पूरे संसार में लोगों की कितनी टाइप की कैटेगरी होती है, तो फ्रेंड्स 4 कैटेगरी होती है। 4 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। आर्टिकल शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेंगे 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती है फ्रेंड्स। फर्स्ट होती है सिटीजन, कि कोई भी व्यक्ति या तो नागरिक हो सकता है या फिर हो सकता है अलायंस यानी कि वो विदेशी हो सकता है। अब वो विदेशी हमारा एनिमी भी हो सकता है और वो विदेशी हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर, मैं सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी बता रही हूँ, वो एनिमी है वो फ्रेंड है, डजेंट मैटर। लेकिन 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती है। पहली होती है सिटीजन, कि लोग नागरिक हो सकता है, और दूसरी होती है अलायंस, कि विदेशी हो सकते हैं। थर्ड है फ्रेंड रिफ्यूजी क्या होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं। जैसे अभी अफ़गानिस्तान से जो लोग गए हैं वो कहीं ना कहीं जाके रहेंगे तो वो वहाँ के लिए शरणार्थी होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 4th कैटेगरी की बात करूँ तो स्टेटलेस, राज्यहीन व्यक्ति, राज्यहीन लोग, ठीक है। तो लोगों की संसार में ये 4 ही तरीके की कैटेगरी होती है। या तो कोई कहीं का नागरिक होगा, या तो कोई विदेशी कहलाएगा, या तो कोई शरणार्थी कहलाएगा, और या तो राज्यहीन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल 5 की, कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 5 26 जनवरी 1950 से जिनके पास डोमिसाइल हो, डोमिसाइल आप सबको पता होगा, डोमिसाइल हमारी पहचान होती है एक तरीके से कि हम इस राज्य के या इस जगह के नागरिक हैं, या वो बाय बर्थ हो यानी कि भारत में उसका जन्म हुआ हो। थर्ड फ्रेंड्स, पेरेंट्स बिलोंग करते हो इंडिया से, यानी कि इंडिया के नागरिक कब कहलाएंगे मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। आर्टिकल 5 में यही लिखा है कि नागरिकता जो होगी वो हमारे भारत की नागरिकता है या नहीं है, ये किन चीज़ों से डिफाइन होगा, कि या तो उसके पास डोमिसाइल हो, या वो बाय बर्थ भारत से हो, या उसके पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हो, माता पिता कहाँ के हो फ्रेंड्स, भारत के हो। इसके बाद देखिए 1950 तक तो सिर्फ इतना था कि 1950 26 जनवरी 1950 से कि जिनके पास डोमिसाइल है, बाय बर्थ इंडिया से है, या पेरेंट्स इंडिया के हैं तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 आया, ठीक है। क्या आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 एक्ट के बाद फ्रेंड्स 5 प्रोविलेंस होने चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि भारत का नागरिक होने के लिए 5 प्रोविलेंस होने जरूरी है। कौन कौन से, 1955 से पहले तो वो 1950 वाले थे कि जिसके पास डोमिसाइल होगा, या वो बाय बर्थ होगा, या उसके पेरेंट्स बिलोंग करते होंगे इंडिया से। लेकिन 1955 के एक्ट के बाद कि या तो वो बाय बर्थ हो, बाय बर्थ मतलब जन्म उसका भारत में हुआ हो, या हम कह सकते हैं वन ऑफ द पेरेंट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि माता पिता में से, माता या पिता दोनों में से कोई एक तो इंडिया का होना जरूरी है, और दूसरा जो है वो अवैध ना हो, यानी कि जिससे उसने शादी की है। अगर मान लीजिए पिता इंडिया का है और माता किसी विदेश की है तो उनकी जो मैरिज है वो किसी अवैध तरीके से ना हुई हो, ठीक है। तो बाय बर्थ
में ये वाली कंडीशन जोड़ दी गई कि बाय बर्थ इंडिया से होने का मतलब ये नहीं है कि कोई एक तो इंडिया का है और दूसरा नहीं, दोनों विदेश के हैं कहीं से और आके इंडिया में बस गए और यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो उसको इंडिया की नागरिकता मिलेगी, नहीं। इसमें कंडीशन जोड़ दी गई कि माता या पिता में से एक का इंडिया का होना ज़रूरी है और दूसरा अवैध नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? ठीक है, अच्छा होना चाहिए एक तरीके से, यानी कि कोई इलीगल ना हो। उसके बाद बाय डिसेंट, डिसेंट यानी कि वंश से, यानी मेरा जो वंश है वो भारत का है, यानी जैसे मेरे दादा परदादा वो भारत की है। थर्ड फ्रेंड्स, बाय रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन होती है, जो पंजीकरण होता है, पंजीकरण कैसे होता है? मान लीजिए मैं विदेश से हूँ और मैं इंडिया में आके रहने लग गई, तो एक कंडीशन है कि मैं 6 साल लगातार इंडिया में रहूं, 6 साल तो पूरे इंडिया में रहने के और फिर 1 साल एक्स्ट्रा, उस 1 साल में मेरा क्या बन जाएगा? इंडिया का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं 2000 में इंडिया में आई तो 2006 तक मैं कंटिन्यू हूँ पंजीकरण से, कंटिन्यू, तो मेरा इंडिया में रजिस्ट्रेशन कौन से ईयर में होगा फ्रेंड? 2007 में होगा। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? तो बाय रजिस्ट्रेशन हम सिटीजनशिप ले सकते हैं। फोर्थ है फ्रेंड्स, बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन क्या होता है? कि देसीकरण द्वारा। अब देसीकरण समझते हैं क्या है फ्रेंड्स? देसीकरण ये है कि मान लीजिए मैं आर्ट या साइंस इनमें से किसी क्षेत्र में हूँ, ठीक है, विख्यात व्यक्ति हूँ, एक तरीके से फेमी पर्सन हूँ, विख्यात व्यक्ति हूँ, तो अगर मैं 11 साल तक देश में रह लूँ, देखो मैंने एक कंडीशन और बताई है, क्या? कि मैं किसी भी क्षेत्र में, जैसे आर्ट और साइंस इनमें होते हैं, तो इनमें अगर मैं कोई विख्यात व्यक्ति हूँ और मैं 11 साल तक लगातार इंडिया में रह लूँ तो देशीकरण के द्वारा मुझे इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, और फिफ्थ क्या है फ्रेंड्स? पांचवा प्रोविलेंस क्या है? कि बाय इनकॉर्पोरेशन एनी लैंड एरिया, किसी भूभाग को भारत में मिलाना। मान लीजिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी लैंड एरिया, इनकॉर्पोरेशन, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि सिक्किम पहले हमारा देश का हिस्सा नहीं था लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया था, ऐसे ही गोवा को भी बाद में जोड़ा गया। तो जैसे हमने इन लैंड को अपने देश में मिलाया तो यहाँ के जो लोग हैं उनको ऑटोमेटिकली सरकार क्या है? नागरिकता दे सकती है। तो फ्रेंड, सरकार नागरिकता दे तो सकती है पर बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है, सरकार की मर्जी है वो दे या ना दे। लेकिन ये भी एक तरीका है किसी को अपने देश की नागरिकता देने का कि हम उनके लैंड एरिया को, उसके भूभाग को भारत में मिला लें। तो ये थे फ्रेंड्स 1955 के एक्ट के बाद कि सिटीज़न ऑफ इंडिया बनने के लिए, इंडिया का नागरिक बनने के लिए हम कैसे कैसे बन सकते हैं। तो या तो बाई बर्थ कि हमारे माता पिता में से कोई एक क्या हो? इंडिया का हो, और दूसरा जो कपल है वो अवैध ना हो, डिसेंट यानी कि वंशानुगत, यानी मेरे दादा परदादा। बाय रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया 6 साल लगातार रहकर 7वें साल रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि हाँ ये इनको इंडिया की नागरिकता दे दी जाएगी। नेचुरलाइजेशन यानी कि अगर मैं किसी विख्यात पर्सन हूँ किसी आर्ट या साइंस में तो क्या हो जाएगा? 11 साल तक रहने के बाद मुझे देश की नागरिकता मिल जाएगी। या फिर इनकॉर्पोरेशन एनी लैंड एरिया, किसी लैंड एरिया को भारत में मिला दे तो क्या होगा? तब भी नागरिकता भारत की मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स 1955 के एक्ट में और क्या क्या कहा गया फ्रेंड्स? कि मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, क्या कहा गया? कि नागरिकता को समाप्त करने का तरीका क्या होगा, कि किस व्यक्ति की नागरिकता जो सरकार है वो ख़त्म कर सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है टर्मिनेट कैसे कर सकती है। मान लीजिए अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता हमारे देश के व्यक्ति ने ग्रहण कर ली तो भारत की गवर्नमेंट हमारे उस नागरिकता को क्या कर देगी? समाप्त कर देगी, ख़त्म कर देगी। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। तो अगर मान लीजिए मैं भारत की नागरिक हूँ और मैंने किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर देगी? हमारी नागरिकता को ख़त्म कर देगी। एक तो होता है फ्रेंड टर्मिनेट करना, कि ख़त्म करना, कि कैसे ख़त्म कर सकती है।
दूसरा तरीका होता है फ्रेंड डेप्रीवेशन का। डेप्रीवेशन का तरीका क्या होता है? वंचित करना। यानी कि अगर नागरिकता गलत तरीके से ग्रहण की गई हो। गलत तरीके से कैसे? मान लीजिए मैंने आपको अभी बताया था कि हम नागरिकता रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी ले सकते हैं, 6 साल लगातार रहकर, फिर 7वें साल हमें मिल जाती है। मान लो 2010 में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, ठीक है, और 2015 में यानी 5 साल होने से पहले जहाँ से आप आए थे वहाँ आपको 2 साल की सज़ा हो जाए। 2010 से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ और मैंने आपको कहा 6 साल होने के बाद और 7वें साल आपको नागरिकता मिलती है। रजिस्ट्रेशन होने के 6 साल आपको लगातार रहना पड़ता है। अब मान लीजिए 2010 में करवाया और 5 साल बाद पता चला कि जिस देश में आप रहते थे आपको वहाँ पे किसी रीजन से जेल हो गई है, ठीक है, तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो 6 साल पूरे होने से पहले 6 साल 2 साल और हो जाते, 7 साल हो जाते, तब तो नागरिकता मिल जाती। लेकिन वो पूरे होने से पहले आपको क्या हो गया? पता चल गया कि आपको वहाँ पे ऐसे ऐसे सज़ा मिली है, तो आपको वंचित कर दिया जाता है कि नहीं मिलेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं डेप्रीवेट करना। और तीसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स? तीसरा है अगर आपके डॉक्यूमेंट गलत है तो भी आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके बाद है फ्रेंड्स रीन्यूएशन करना, यानी कि प्री त्याग करना। थर्ड मेथड क्या है? रिन्यूएशन, यानी कि परित्याग करना। परित्याग करना मतलब आप अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ दें। मान लीजिए आप लगातार 9 साल से भारत से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, कोई नाता नहीं रख रहे, कोई फ़ोन कॉल नहीं, बीच में कोई आना जाना नहीं, लगातार 9 साल अगर हम अपने देश से दूर रह ले, लगातार 9 साल अगर हम भारत से दूर रह ले, बिल्कुल इतना दूर कि कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कोई चिट्ठी पत्र नहीं, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में क्या कहा गया कि आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया, ठीक है। ये जो 1955 में एक्ट आया था ना, इसमें संशोधन हुए। इसमें एक संशोधन 1986 में हुआ, उसके बाद 1992 में भी हुआ, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, की नागरिकता को किन किन तरीक़ों से समाप्त किया जा सकता है। एक तो अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। डेप्रीवेट कर देंगे आपको कि अगर आपने गलत तरीके से नागरिकता ली है। उसके बाद अगर आप अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ना चाहो तो आप 9 साल लगातार अपने देश से दूर किसी देश में चले जाओ और बिल्कुल भी कांटेक्ट मत रखो, तो आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 6। देखिए आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पीपल माइग्रेट फ्रॉम पाक टू इंडिया। पीपल माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में जो प्रावधान लिखे हैं वो आर्टिकल 6 में लिखे हैं। क्या लिखा है फ्रेंड्स कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी भारत में आएगा उसको 6 महीने रहना पड़ेगा, तब नागरिकता मिलेगी। और 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से अगर कोई भी आया हुआ है, यहाँ रह रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल चुकी है, उसको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी भारत में आएगा उसको लगातार 6 महीने रहना पड़ेगा। ये चला 1950 तक। और 1950 में मैंने आपको क्या बताया था, 1950 के बाद नागरिकता लेने का क्या तरीका था कि आपको 7 साल लगातार रहना पड़ेगा, 6 साल पंजीकरण के बाद और 1 साल एक्स्ट्रा, जिसमें आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है। फिर मैंने आपको 1955 का बताया था, ठीक है, कि उसमें हम कैसे कैसे नागरिकता ले सकते हैं, वो मैंने अभी अभी पीछे कराया है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 6 में लिखा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में क्या प्रावधान है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल 7 में क्या है? 7th आर्टिकल में पीपल माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू पाक। देखिए 6 में तो था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, और 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग। क्या है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग।
भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में क्या लिखा है फ्रेंड्स कि 1 मार्च 1947 या इससे पहले भारत का नागरिक पाकिस्तान जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर इसके बाद यानी 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो वापस आ गया है तो वो उसकी नागरिकता भारत की रहेगी। यानी इसके बाद, इससे पहले चला गया है और इसके बाद इससे पहले वापस आ गया है, 19 जुलाई 1948 से पहले वापस आ गया है, तो उसकी नागरिकता क्या रहेगी, वही रहेगी कि वो भारत का नागरिक है। लेकिन अगर वो मान लीजिए चला गया था और अब भारत में वापस आ रहा है 1948 के बाद, तो उसको 6 महीने रहना पड़ेगा तभी उसको मिलेगी। लेकिन ये 1950 में क्या हो गया, 7 साल रहना पड़ेगा। ठीक है, पहले 6 महीने था, अब क्या हो गया 7 साल। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। तो 6 तो कहता है पाकिस्तान से भारत जाने वाले लोगों के बारे में, भारत आने वाले लोगों के बारे में, और 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 8 बात करता है अप्रवासी भारतीय की। अप्रवासी भारतीय कौन से होते हैं फ्रेंड्स, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं NRI जो काम करने के लिए बाहर गए हैं, नॉन रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल तरीके से नहीं गए, परमानेंट रहने के लिए नहीं गए हैं, जॉब के लिए गए हुए हैं, उनको तो बोलते हैं हम NRI। दूसरा है फ्रेंड्स PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के देश है लेकिन वंशों से दूर है। जैसे मान लीजिए मैं ये मान लूँ कि मेरे परदादा जी यहाँ से किसी विदेश में चले गए होते और हम वहाँ पे पैदा हुए होते तो हम अप्रवासी भारतीय कहलाते। क्यों? क्योंकि हमारे जो वंशानुज है, जो दादा है, परदादा है, वो कहाँ है, वो कहाँ से बिलोंग करते थे परदादा जी, वो भारत से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स थर्ड OCI। OCI यानी ओवरसीज इंडियन। ओवरसीज इंडियन कौन से हैं फ्रेंड, जिन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है। वो भारत के थे लेकिन उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है, ओवरसीज इंडियंस। देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 2015 में, जिसमें PIO और OCI को मिलाकर दोनों को मर्ज कर दिया और PIO दोनों को एक ही नाम दे दिया कि कोई ओवरसीज इंडियन हो जिन्होंने भारत दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, या फिर किसी के दादा परदादा वहाँ पे जाके रहने लग गए हो, उन दोनों ही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। ठीक है, तो अप्रवासी भारतीय क्या होते हैं, जो किसी न किसी रीजन से कहीं बाहर देश में रह रहे हैं, चाहे वो काम करने के लिए यानी NRI बनकर, चाहे वो उनके वंश वहाँ पर चले गए थे जैसे दादा परदादा, या फिर वो ओवरसीज इंडियन यानी वहाँ की नागरिकता ले ली हो। आर्टिकल 9 देखते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसकी नागरिकता स्वतः भारत वाली समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली तो ऑटोमेटिकली मेरी हमारे भारत वाली नागरिकता जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। ठीक है, हमारे भारत में दोहरी नागरिकता नहीं होती, तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। बात करते हैं आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 फ्रेंड्स ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो व्यक्ति भारत में रहता है उस पर संविधान के सारे कानून लागू होंगे, चाहे वो कहीं से भी आके रह रहा है। अगर उसके पास भारत की नागरिकता हो चुकी है और वो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में रह रहा है तो संसद के यानी कि संविधान के जितने भी कानून होते हैं वो उस व्यक्ति पर लागू होंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स पार्ट 2 के आर्टिकल 11 की, जो कि संविधान के भाग 2 में आखिरी आर्टिकल आता है। तो ये है आर्टिकल 11। और आर्टिकल 11 क्या कहता है फ्रेंड्स कि पार्लियामेंट जो होगी, पार्लियामेंट नागरिकता के सारे फैसले लेगी, यानी एक तरीके से संसद जो होती है वो हमारी क्या करती है, सारे फैसले लेती है। जैसे संसद ने ही 1955, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 ये जो
नागरिकता में संशोधन हुए थे 1955 एक्ट, 1986 एक्ट, ये सभी संसद ने ही बनाए हैं। भारत में नागरिकता संबंधित जितने भी नियम हैं वो सिर्फ और सिर्फ संसद बना सकती है। 2003 में क्या नियम बनाया था फ्रेंड्स, वीज़ा वगैरह का। 2005 में भी यही संशोधन हुआ था कि वीज़ा वगैरह कैसे लगेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बता भी दिया कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। तो 9 आर्टिकल में कहा गया है कि अगर हम किसी और देश की नागरिकता ले लेंगे ना तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि पार्ट 2 में कितने आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 5 to 11 कौन सा आर्टिकल क्या कहता है ये मैंने आपको करा दिया है। आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। कल मैं संविधान का पार्ट 3 कराऊंगी कि पार्ट 3 में क्या है और कितने आर्टिकल आते हैं और कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ पॉलिटी की डेली क्लासेस के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।